एवरीवन, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का एक नए वीडियो में। और आज की वीडियो में हम क्लास 3 की ईवीएस को कंटिन्यू करेंगे, यानी कि इससे पहले हम 19 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमारा ये 20 चैप्टर है जिसका नाम है बूंद बूंद से। ठीक है, अभी हमारी जो बुक है वो 3rd क्लास की ही चल रही है। जैसे ही हमारी 3rd की बुक कंप्लीट होगी हम 4th और 5th की बुक को स्टार्ट करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। और बूंद बूंद से यानी कि ये एक पानी की कहानी है, यानी कि पानी के विषय में है इस चैप्टर में। कि एक बच्चा है जो कि राजस्थान में रहता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेगिस्तान है और चारों तरफ रेत ही रेत दिखाई देता है। ठीक है, तो वो जो बच्चा है उसके घर में सभी लोग परेशान रहते हैं क्योंकि वहाँ पर गर्मियों में पानी की बहुत कमी हो जाती है और उनको पानी लेने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। ठीक है, तो गर्म रेत में जब वो चलते हैं तो उनके पैर भी इससे जल जाते हैं। यहाँ पर बताया गया है पानी के विषय में कि जो रेगिस्तानी इलाके होते हैं वहाँ पर पानी की कितनी ज़्यादा परेशानी उन लोगों को देखनी पड़ती है। ठीक है, तो जब कभी रेल से पानी आता है तो गांव में सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं और वो लोग कभी कभी ऊँट गाड़ी से पानी लेने जाते हैं। तो इस तरीके से वो लोग क्या करते हैं, देखिए पानी जब उनके यहाँ बारिश होती है तो उस बारिश का जो पानी होता है उसको इकट्ठा करते हैं। और कैसे करते हैं, टाँका बनाकर। यहाँ से देखिए प्रश्न बनता है एग्ज़ाम में कि रेगिस्तानी इलाकों में लोग किस तरीके से पानी की बचत करते हैं, किस तरीके से पानी को इकट्ठा करते हैं। तो टाँका बनाकर करते हैं। और टाँका किस तरीके से बनाया जाता है, कैसे बनता है टाँका, इस पर भी प्रश्न बनते हैं। तो हम जानते हैं कि क्या तुम जानते हो कि टाँका क्या है और इसे कैसे बनाते हैं। तो इसके बारे में यहाँ आगे बताया गया है कि सबसे पहले क्या करते हैं, जो घर का आंगन होता है उसमें गड्ढा बनाते हैं और उसे पक्का कर लेते हैं। ठीक है, कच्चा गड्ढा नहीं होना चाहिए, पक्का गड्ढा होना चाहिए। फिर जो गड्ढा होगा उसको ढक्कन से बंद करके रखते हैं। ठीक है, इसके बाद जो घर की छतें होती हैं उनको कुछ ढलवा बनाया जाता है। देखिए ढलवा इस तरीके से, जैसे जो बारिश का पानी हो वो छत पर इकट्ठा ना हो, वो ढलकर बहकर नीचे आ जाए। ठीक है, जिससे छत पर गिरा जो बारिश का पानी है वो नाली के द्वारा नीचे टाँके में इकट्ठा हो सके। और छत की नाली पर जाली लगा देते हैं। जाली क्यों लगाई जाती है, जिससे जो कूड़ा कचरा है वो टाँके में ना जा सके, यानी कि सिर्फ साफ पानी जो है वो टाँके में जाए, इसके लिए वहाँ पर लगाया जाता है। तो ये थी टाँका बनाने की विधि। क्या यानी कि सबसे पहले क्या किया जाएगा, आंगन में एक पक्का गड्ढा बनाया जाएगा, छत को ढलवा बनाया जाएगा, जिससे बारिश का जो पानी है वो नाली के द्वारा टाँके में इकट्ठा हो सके। और जो नाली है उस पर जाली लगा दी जाएगी, जिससे कि जो कूड़ा कचरा है वो टाँके में ना जाए। तो इस तरीके से टाँका बनाने के बारे में यहाँ आगे बताया गया है। फिर देखिए यहाँ पर बताया गया है कि कैसे वो लोग बूंद बूंद पानी के लिए भी कितनी मेहनत करते हैं। ठीक है, और यहाँ बच्चों से पूछा गया है कि आप पानी को किस तरीके से बचत करते हैं, क्या आप उसको बर्बाद करते हैं या नहीं। इस तरीके के प्रश्न यहाँ बच्चों के लिए दिए गए हैं। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है और अब हम आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। और अगला जो चैप्टर है उसका नाम है तरह तरह के परिवार। ठीक है, ये परिवार के विषय में बताया गया है। तो यहाँ सबसे पहले बच्चे एक खेल खेल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अलग अलग परिवारों के विषय में बताया गया है कि किस तरीके के परिवार होते हैं। कई परिवारों में सिर्फ मम्मी पापा और उनके बच्चे होते हैं, कई में उनके दादा दादी ताऊ ताई इस तरीके से रहते हैं। ठीक है, तो उनका खाना भी एक जगह ही बनता है। तो यहाँ अलग अलग परिवारों की कहानी बताई गई है। देखिए इस तरीके से कुछ ऐसा खास नहीं है इसमें जो कि एग्ज़ाम में प्रश्न बने यहाँ से। और उनके परिवार के लोग क्या काम करते हैं उसके बच्चों के लिए कुछ प्रश्न हैं। और इसी के साथ ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट होता है और हम आगे चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद अगला जो चैप्टर है वो है दायां बायां। इस चैप्टर में भी कुछ खास नहीं है, लेकिन हम एक भी चैप्टर मिस नहीं करेंगे क्योंकि क्या पता किस चैप्टर में इंपॉर्टेंट निकल आए। लेकिन इस चैप्टर में सिर्फ बच्चों को दायां बायां सिखाने के लिए है कि कौन सा उनका दायां हाथ है कौन सा बायां है, ये सब बताने के लिए है और रास्ता बताने के लिए है। बच्चों को यहाँ पर एक चित्र दिया गया है। ठीक है, और ये निशान बताए गए हैं कि ये किस चीज़ के निशान हैं। और यानी कि हॉस्पिटल का जो चिन्ह होता है वो इस तरीके का होता है।
तो इस तरीके के बताए गए हैं और बाकी का इस चैप्टर में कुछ खास नहीं है। तो अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। अगला जो चैप्टर है वो है 23 कपड़ा सजा कैसे। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि किस तरीके से एक सुंदर सा दुपट्टा था, उस पर किस तरीके से सजा हुआ था वो। ठीक है, फिर यहाँ बच्चों को बताया गया है कि कैसे तुम भी इस काम को कर सकते हो और कागज़ से किस तरीके से बुनाई हो सकती है, कपड़े पर कैसे छपाई होती है, ये यहाँ पर बच्चों को बताया गया है। और बाकी का इस चैप्टर में कुछ भी ऐसा खास नहीं है। तो अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। अगला जो चैप्टर है चैप्टर 24, ये हमारा 3rd क्लास का लास्ट चैप्टर है और इसका नाम है जीवन का जाल। तो देखिए यहाँ पर पेड़ पौधे, सांप, गिलहरी, पानी, सूरज, घास। ठीक है, इन सब के यहाँ पहले पिक्चर दिए गए हैं। फिर बच्चों से पूछा गया है कि इन चित्रों से हमारा क्या नाता है और इन्हें एक दूसरे से जोड़ना है। जैसे हमने बच्चों को बताना है कि खुद को घर से जोड़ा है, लकड़ी किससे मिलती है, पेड़ से मिलती है, तो लकड़ी को पेड़ से जोड़ना है। इस तरीके से बच्चों के लिए यहाँ पर प्रश्न है। और इसी के साथ हमारी 3rd क्लास की जो बुक है कंप्लीट होती है। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ खास था नहीं, कुछ ही चैप्टर ऐसे थे जहाँ से प्रश्न बनते हैं। और अब हम अपनी 4th क्लास की जो बुक है उसको स्टार्ट करते हैं और 4th क्लास का फर्स्ट चैप्टर हम यहाँ पर अब पढ़ने वाले हैं। तो देखिए 4th क्लास की जो बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर है चलो चलें स्कूल। यहाँ से देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ें शुरू होती हैं हमारी, यहाँ से देखिए डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं। तो 4th और 5th क्लास की जो बुक है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहले कुछ बच्चों की कहानियाँ यहाँ पर बताई गई हैं कि कुछ बच्चे हैं जो स्कूल पहुँचने के उनके तरीके जो हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं। सबसे पहले बात की गई है असम की। तो बाँस से बना पुल, यानी कि असम में हमने पढ़ा था कि बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो जब वहाँ पर बारिश होगी तो क्या होगा, पानी भर जाएगा। तो यहाँ बच्चे बताते हैं कि हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है और कभी कभी चारों तरफ घुटनों तक पानी भर जाता है, लेकिन फिर भी हम स्कूल जाने से नहीं रुकते। एक हाथ में किताबें और दूसरे से बाँस को पकड़ते हैं और जल्दी जल्दी बाँस और रस्सी से बने पुल को पार कर लेते हैं। यानी कि वहाँ पर क्या होता है, रस्सी और बाँस से बना पुल होता है रास्तों को पार करने के लिए। उस पर चलकर बच्चे अपने स्कूल पहुँचते हैं। कहाँ, असम में। ये बात कहाँ की हो रही है, असम की बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ बच्चों के लिए एक्टिविटी दी गई है कि कैसे वो अपने लिए पुल बना सकते हैं। और यहाँ बच्चों से पूछा जा रहा है कि नंगे पैर पुल पर चलना आसान है या चप्पल पहनकर। तो ये देखिए यहाँ पर पिक्चर में भी दिखाया गया कि किस तरीके से जो बच्चे हैं वो बाँस से बने हुए पुल को पार करके स्कूल पहुँच रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से बाँस हैं जिस पर चलकर बच्चे स्कूल जा रहे हैं। अब लद्दाख की बात की गई है। दूसरी जो बात की गई है वो है लद्दाख की, कि ट्रॉली से पहुंचते हैं वहाँ पर बच्चे। लद्दाख में किससे पहुंचेंगे, ये देखिए ये ट्रॉली है, ये बच्चे हैं यहाँ पर देख सकते हैं आप। इस तरीके से ये ट्रॉली में बैठकर स्कूल जा रहे हैं। यानी कि स्कूल पहुंचने के लिए इन्हें क्या करना है, रोज़ नदी पार करनी है। बहुत चौड़ी है वो नदी, गहरी भी है। तो नदी के पार जाते हुए मजबूत लोहे की रस्सी होती है। ये देखिए यहाँ पर ये लोहे की रस्सी है और ये दोनों तरफ किससे बंधी होती है, भारी पत्थरों या पेड़ों से कसकर बंधी रहती है। और ट्रॉली क्या होती है, यानी कि लकड़ी से इस तरीके से एक झूला बना देते हैं, ट्रॉली बना देते हैं लकड़ी की, और पुली की मदद से रस्सी पर सरकती है। यानी कि इस तरीके से ये जो लोहे की रस्सी है इस पर ये ट्रॉली सरकती है और 4-5 बच्चे एक साथ ट्रॉली में बैठ जाते हैं और पहुंच जाते हैं नदी के उस पार। यानी कि लद्दाख में क्या करते हैं, एक लोहे की रस्सी होती है, वो दोनों तरफ पेड़ों से या भारी पत्थरों से बंधी रहती है और उस पर लकड़ी की एक ट्रॉली होती है जिसको बांध दिया जाता है। उसमें 4-5 बच्चे बैठ जाते हैं और अपने स्कूल नदी को पार करके पहुंच जाते हैं। तो हमने असम की बात कर ली और यहाँ पर लद्दाख की बात कर ली। इसके बाद आगे एक और देखिए पुल की बात की गई है, सीमेंट का पुल होता है। तो कई बार क्या होता है, नीचे पानी होता है इस तरीके से, तो उसको सीमेंट, ईंटों और लोहे की सरियों से एक पुल बना दिया जाता है और दोनों तरफ देखिए सीढ़ियाँ होती हैं, जैसे इस तरफ है सीढ़ियाँ, इस तरफ है, तो इस पर चढ़कर ये जो पानी होता है इसको पार कर लिया जाता है। तो ये वहाँ पर हमने बांस का पुल देखा था, वहाँ ट्रॉली से नदी पार की जा रही थी और यहाँ पर सीमेंट का बना हुआ पुल है। ठीक है, उसके बाद यहाँ बच्चों के लिए कुछ क्वेश्चन है। उसके बाद आगे जो बात की गई है वो केरल राज्य की बात की गई है। वहाँ पर वल्लम का उपयोग किया जाता है। तो केरल के कुछ भागों में जो बच्चे हैं, यानी कि देखिए सब जगह की बात नहीं हो रही, केरल के सिर्फ कुछ भागों की बात हो रही है। वहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, पानी को पार करने के लिए
वल्लम, वल्लम क्या है, लकड़ी की बनी छोटी नाव है, उसमें बैठकर स्कूल तक पहुंचते हैं। यानी कि लकड़ी की इस तरीके से नाव होती है और इसमें बैठकर पहुंचते हैं। और लकड़ी की नाव को क्या कहा जाता है, वल्लम कहा जाता है। और कहाँ पर कहा जाता है, तो केरल में कहा जाता है। ये आपको नोट डाउन करना है अच्छे से अपने नोट्स में। उसके बाद देखिए राजस्थान की बात की गई है, तो राजस्थान में क्या है, रेगिस्तान है और यहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत होती है। तो दिन में जो रेत है वो खूब तपती है और ऊँट गाड़ी में बैठकर बच्चे स्कूल पहुँचते हैं। ये देखिए ये ऊँट है, पीछे इस तरीके से एक गाड़ी होती है और इसमें बच्चे जब बैठ जाते हैं तो वो अपने स्कूल को पहुँच जाते हैं। तो क्योंकि जो ऊँट होता है वो रेगिस्तान का जहाज़ कहलाता है, तो उसको रेगिस्तान में चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो राजस्थान में ऊँट गाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद देखिए मैदानी इलाकों के जो गांव होते हैं वहाँ पर बैलगाड़ी का, यानी कि 2 बैल होते हैं, उनके पीछे इस तरीके से एक लकड़ी की गाड़ी होती है, इसको बैलगाड़ी कहते हैं। और बैलगाड़ी पर बैठकर जो बच्चे हैं वो हरे भरे खेतों में से धीरे धीरे निकलते हुए स्कूल पहुँचते हैं। तेज़ धूप या बारिश होती है तो अपनी छतरियाँ खोल लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ बताया गया है कि हमारे देश के अलग अलग इलाकों में लोग अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं अपने स्कूल तक पहुँचने के लिए। इसके बाद देखिए ये तो थी गाड़ियाँ, लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, साइकिल से भी स्कूल जाते हैं। तो यहाँ कुछ लड़कियों की पिक्चर है जो कि बताती हैं कि हम लंबे रास्तों पर साइकिल चलाकर स्कूल जाती हैं। पहले तो स्कूल दूर होने के कारण लड़कियाँ स्कूल नहीं जा पाती थी, लेकिन अब 7-8 लड़कियों की टोली मुश्किल रास्तों को भी पार कर जाती हैं। किस तरीके से, साइकिल चलाकर। ठीक है, अब कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर जंगल होते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, जंगल से जाते हैं। तो बच्चे बताते हैं कि स्कूल पहुँचने के लिए हमें घने जंगल में से निकलना पड़ता है और कहीं कहीं जंगल इतना घना है कि दिन में भी रात जैसा लगता है और उस सन्नाटे में हमें पक्षियों और जानवरों की आवाज़ें सुनाई देती है। तो देखिए ये जंगलों से बच्चे निकल कर जा रहे हैं कहाँ, पढ़ने के लिए। उसके बाद उत्तर की पहाड़ियों की बात की गई है जहाँ पर बर्फ़ पड़ती है, तो बर्फ़ पर चलते बच्चे। तो बच्चे कैसे बच्चे बताते हैं कि हम मीलों फैली बर्फ़ पर चलकर हाथ पकड़कर बर्फ़ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलते हैं और जो ताज़ी बर्फ़ होती है उसमें पैर धंस जाते हैं और अगर बर्फ़ जमी हुई होती है तो उस पर फिसल भी सकते हैं। यानी कि बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़कर बहुत ही सावधानी से पैर जमाते हुए स्कूल पहुँचते हैं। तो देखिए हमारे देश में भौगोलिक विशेषताएं भी हैं, तो उसी हिसाब से जो लोगों का रहन सहन होता है वो उसी हिसाब से हो जाता है। तो यहाँ देश के अलग अलग हिस्सों की बात की गई है कि वहाँ पर जो यातायात के साधन हैं वो किस तरीके के हैं। तो यहाँ बच्चों के बारे में बताया, क्योंकि बच्चों की किताब है इसलिए स्कूल जाने के तरीक़ों के माध्यम से बताया गया है कि कैसे अलग अलग इलाकों में, अलग अलग हिस्सों में देश के अलग अलग यातायात के साधन होते हैं, अलग अलग चीज़ों का उनको इस्तेमाल करना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर बात की गई है उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड में कैसे होते हैं, ऊबड़ खाबड़ और पथरीले रास्ते होते हैं। यानी कि यहाँ पर पहाड़ ज़्यादा हैं, तो ये पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ दूर दूर तक ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं। और आगे लिखा है कि मैदानों या शहर में रहने वाले बच्चों को ये भले ही मुश्किल लगे, लेकिन हम तो भागते हुए पहाड़ी रास्ते पार कर जाते हैं, क्योंकि इनको क्या होता है, बचपन से उसी तरीके की इनको आदत होती है पहाड़ों पर चढ़ने की, उतरने के लिए, इसलिए इनको ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं लगता है, इनको ये बहुत ज़्यादा आसान लगता है। लेकिन मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों को पहाड़ों पर चलना मुश्किल लगेगा। तो ये इसी को यहाँ पर बताते हैं कि हमें ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगता है। और आगे यहाँ पर बच्चों के लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं, एक्टिविटीज़ दी गई हैं, और इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है ये भी कंप्लीट हो जाता है। तो आज हमने 3rd की बुक तो पूरी कर ली, साथ ही 4th की बुक का फर्स्ट चैप्टर भी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।